अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। आज पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर और इस शहर के आम शहरियों के बाजार अनारकली में मुल्क दुश्मन अनासिर की दहशतगर्दाना कार्रवाई ने पूरे मुल्क को इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है। पंजाब हुकूमत की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका प्लांटेड डिवाइस से किया गया। धमाके में 1.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके की इमारत और 8 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा है। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाके में 28 अफराद जख्मी और 2 जाबाक हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम सियासी क़यादत की मजम्मत की है और मुतासरीन से इजहार यकजहती किया है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक जख्मियों में से 3 खवातीन समेत 22 अफराद की हालत बेहतर है, जबकि 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिनका ऑपरेशन जारी। जबकि ज़िला इंतजामिया का कहना है कि वो धमाके की हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो ये ब्लास्ट अनारकली के अंदर हुआ है, उस ब्लास्ट में हमारे पास जो टोटल मरीज आए हैं वो 28 हैं। तो शुक्र है खुदा का कि इस वक्त जो 26 लोग हमारे पास हैं, उनमें से बाकी सारे स्टेबल हो गए हैं। सिर्फ 4 ऐसे मरीज हैं जो क्रिटिकल हैं और इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन हो रहा है। जितनी है वो ऑर्थोपीडिक की हैं। 4 मरीज जो इस वक्त हमारे पास जो इस वक्त सीरियस हैं, उनकी भी लिम्स का मसला है। जी, जो क्रेटर है उसको हमने एनालाइज किया है। अभी जो हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टेक्निकल टीम इसको देख रही है और उसी से सर्टन होगा कि किस नौइयत का था। अभी 10.5 नौइयत का हम तयन नहीं कर सके। अनारकली बाजार इंतहाई गुज्जान आबाद इलाका है। चाहे हादसा का जायजा लिया जाए तो अनारकली और लोहारी की वजह से यहाँ अमूमन रश रहता है, जबकि सर्कुलर रोड कारोबारी सरगर्मियों का मरकज माना जाता है। यहाँ बहुत सी दुकानें और तिजारती मराकज के अलावा मुतादिद बैंक्स की ब्रांचेस भी मौजूद हैं। सर्कुलर रोड से एक जानिब रास्ता लोहारी बाजार जबकि दूसरा अनारकली बाजार को जाता है। यहाँ से जो रास्ता है वो पान मंडी और उर्दू बाजार को भी जाता है, जबकि यहाँ रिहायशी घरों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। इस इलाके में दीगर शहरों से लोग भी बड़ी तादाद में कारोबार की गर्ज से आते हैं। यहाँ वो मौजूद हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के बाद जाए वक़ुआ के मनाजिर इंतहाई तकलीफ दे थे। एनी शाहिदीन क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। प्लाज्मीन को लगी है टांगों पे। एक बच्चा राहगीर था, उसी टाइम एक्सपायर हो गया। उसकी टांगों पे सामने भटूरे वाला था, वो भी एक्सपायर हो गया उसी टाइम। और बहुत शदीद था, कुछ समझ नहीं आई क्या हुआ। मैंने सिर्फ धमाके की आवाज़ ही सुनी। मैं अपनी शॉप पे खड़ा था, ठीक है, तो मैंने सिर्फ धमाके की आवाज़ सुनी तो मैं गिर गया। उसके बाद मैंने उठ के देखा तो काफ़ी नुकसान हुआ था। मोटरसाइकिल जा रही थी, लोग पीछे हुए थे सड़क पे। लोगों को रक्षों में डालकर और मुख्तलिफ तरीक़ों से जो जख्मी थे उनको अस्पताल पहुँचाया हमने। जिससे यहाँ हमारी पूरी इंतजामिया मौजूद थी। एक तवील अरसे और निस्बतन खामोशी के बाद वतन अजीज़ में एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हो चुकी है। रमज़ान बरस के पहले 20 अयाम के दौरान मुल्क में दहशतगर्दी के 27 वाक़यात हो चुके हैं। सिर्फ 18 जनवरी को महज एक दिन के दौरान, सिर्फ एक दिन में मुल्क में तखरीबकारी के 7 वाक़यात हुए। इस वक्त तक TTP 24 से ज़ायद हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है। इस्लामाबाद में 18 जनवरी को कराची कंपनी के पास चोरी या डकैती की जो वारदात समझी जा रही थी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के मुताबिक वो भी दहशतगर्दी थी। इसमें 2 दहशतगर्द मारे गए और एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में इस साल का ये पहला वाक़या था जिसके बाद यहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक दारुल हुकूमत में दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स मौजूद। ये कोई चोरी या डकैती का मसला नहीं, ये प्योरली दहशतगर्दी का मसला है। दोनों मुलज़िमों तक हम पहुँच गए हैं और ये सिग्नल भी है हमें कि दहशतगर्दी का इस साल में पहला वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है और दोनों के दोनों दहशतगर्द। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की पुलिस आगे से ज़्यादा अलर्ट है और सारी फोर्सेस अलर्ट हैं और ये सिग्नल भी है हमें कि दहशतगर्दी का इस साल में पहला वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है और दोनों के दोनों दहशतगर्द मारे गए। ये वफाकी दारुल हुकूमत में हुआ और वज़ीर दाखिला ने उस पर बयान जारी किया। वफाकी दारुल हुकूमत में थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। आज के वाक़े के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब क्या फरमाते हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। दहशतगर्दी का खतरा था। अभी मैं जाके कलेक्ट करता हूँ क्या सूरत हाल है, क्या इतलात आएंगे उस पर अभी देख के आपको बताते हैं। सर इस वाक़े के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस पर थोड़ी देर अब वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का खतरा था। थ्रेट अलर्ट के बावजूद लाहौर वाक़या हो जाना, दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात की जिम्मेदारी भी दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से कबूल करने की कुछ रूमर्स भी आ रही हैं। अभी तक सोर्सेज की जानिब से कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन सवालात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। अनारकली में क्या हुआ, वहाँ पर एनी शाहिदीन क्या कहते हैं, नौयत और इंटेंसिटी क्या है और इस वक्त जो मेयो हॉस्पिटल है वहाँ पर कितने पेशेंट्स क्रिटिकल है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। जाए हादसा से इरफान मलिक और मेयो हॉस्पिटल से जाहिद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले इरफान मलिक आप बताइएगा,
कि नौयत के एतबार से मुतजाद खबरें आती रही। पहले ये कहा जाता रहा कि सिलेंडर ब्लास्ट है, उसके बाद ये कहा जा कि ये प्लांटेड डिवाइस से हुआ, ये मैन मेड डिवाइस थी। ये कहेगा कि यानी शाहिदीन क्या कहते हैं, नौयत तो पता चल गई अब कि प्लांटेड डिवाइस थी, लेकिन शिद्दत कितनी थी इस धमाके की? जी बिल्कुल रेहान, आपको बताएं कि 1:47 के ऊपर रेस्क्यू 15 के ऊपर इत्तला मिली कि अनारकली बाज़ार जो है इसकी एंट्रेंस के ऊपर ब्लास्ट हुआ है। अगर हम इस लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन जो है उर्दू बाज़ार के बिल्कुल करीब है और इसके सामने एक मीनार वाली मस्जिद जो है वो मौजूद है, जबकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट के ऊपर लोहारी बाज़ार जो है वो भी मौजूद है। तो इस एंट्रेंस के ऊपर हबीब बैंक है जिसके कॉर्नर के ऊपर ये ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के बारे में इब्तदाई तौर पे ये इत्तलात मौसूल हुई थी कि शायद कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह ये थी इत्तलात देने वाले की, क्योंकि यहाँ पे अगर इसके हदूद अरबे की बात की जाए तो इसके आसपास जो है बहुत सी ऐसी रेडी बान मौजूद होते थे जो खाने पीने की अशिया यहाँ पे फ़रोख्त की जाती थी। इसके साथ साथ यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, बाज़ार है, पान मंडी इसके पास है और उसके साथ साथ पंजाब भर से या हम कहें कि मुल्क भर से यहाँ पे लोग अपने कारोबारी मकासद के लिए यहाँ पे आते थे। तो ये बेजाना होगा। इतना रशी एरिया के अंदर अचानक जब ब्लास्ट हुआ तो इब्तदाई तौर पे यही पता चला कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन जब कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस की यहाँ पे टीमें पहुँची तो ये चीज़ वाज़िया होती गई कि ये ब्लास्ट जो है वो सिलेंडर से नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई सिलेंडर के पीसेस मौजूद नहीं थे, क्योंकि धमाका इतना शदीद था कि इससे बैंक की जो शीशे हैं वो तक टूट गए, उसके साथ साथ जो आसपास की इमारतों के शीशे थे वो टूट गए। और जब ये ब्लास्ट हुआ तो खौफनाक तरीके से यहाँ पे आग लग गई और उस आग के बादल जो थे वो पूरे बाज़ार में छा गए। पैनिक क्रिएट हुआ, लोगों ने यहाँ पे भगदड़ मच गई, भगदड़ से भी लोग ज़ख्मी हुए और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 30 अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में भिजवाए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा मेयो हॉस्पिटल में लोग गए, उसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल और इसके करीब तरीन जो मियां नवाज शरीफ हॉस्पिटल है वहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये धमाका जो था ये प्लांटेड डिवाइस थी, क्योंकि जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ उसके करीब 6 मोटरसाइकिलें ऐसी खड़ी थी जिनके अंदर आग लग गई इस धमाके की वजह से, और आसपास की दुकानें जो थी वहाँ पे भी रश था, वो लोग इस धमाके की वजह से जख्मी हुए। इरफान, आज ही के रोज महकमा दाखिला की जानिब से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया और उसके चंद घंटे के बाद पंजाब के दिल दारुल हुकूमत लाहौर के एक पॉपुलेटेड एरिया के अंदर ये हो जाना ये बड़ा अफसोसनाक है और साथ ही साथ सिक्योरिटी लैप्स भी है। ये कहेगा कि ये जिस लोकेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ सेफ सिटी कैमराज मौजूद नहीं है, क्योंकि शहर के सेफ होने से मुतालिक तो बात की जाती है, लेकिन क्या कोई CCTV फुटेज कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ लग सकी? इसका एनालिसिस हो रहा है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं रेहान, तो सेफ सिटी का कैमरा बिल्कुल उस स्पॉट के ऊपर जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ उसके बिल्कुल स्पॉट के ऊपर ये कैमरा है, क्योंकि ये बैंक की एंट्रेंस थी और इस रोड के ऊपर जो कैमरा CCTV की जानिब से इंस्टॉल किया गया है उसकी डायरेक्शन भी उसकी जानिब है। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि कैमरा नंबर 20/35 जो कैमरा नंबर है ये कैमरा सेफ सिटी का वर्किंग नहीं कर रहा था। और लाहौर के अंदर अगर बात की जाए सेफ सिटी के 8000 से ज़ायद कैमरे हैं, उसमें से मुतअद्दिद कैमरे जो हैं वो मेंटेनेंस ना होने की वजह से ख़राब रहते हैं। और यहाँ पे भी ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, यहाँ पे भी ये कैमरा के ख़राब होने की इत्तलात मौजूद हैं। CCTV फुटेज जो आई मार्केट में जो TV की नज़र हुई उसमें CCTV जो कैमराज थे जो आम लोगों ने प्राइवेटली अपने पास लगाए हुए थे अपनी कारोबार को महफूज करने के लिए, तो उन कैमराज की फुटेज की मदद से जो अब तक जो है दहशतगर्द जो हमलावर था उसकी शिनाख्त की जा चुकी है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज तो उसके ऊपर काम नहीं कर सके, लेकिन जो प्राइवेट लोगों के कैमराज के अंदर एक मुश्तबा शख्स की शिनाख्त कर ली गई है जिसने हमले से पहले 4 मिनट पहले वो यहाँ पे आया। उसने एक बैग जो उसके पास था जिसका कैमोफ्लेज कलर था, उसने एक बैग यहाँ पे ड्रॉप किया और उसके बाद यहाँ से चला गया। अब इस रोड के ऊपर जितने भी प्राइवेट कैमराज लगे हैं या सेफ सिटी के कैमरा जो वर्किंग कंडीशन में हैं उनको बैक ट्रैक करके उस हमलावर को तलाश किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इस इलाके में अब से कुछ देर पहले पुलिस की जानिब से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी किया गया, जिसमें इस इलाके के अंदर जो होटल और सराय थे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कारोबारी हब है, इसके पास शाह आलम मार्केट है, इसके पास रंगमहल बाज़ार है, इसके पास उर्दू बाज़ार है, लोहारी मार्केट है, लोहारी बाज़ार है, तो ये तमाम जो कारोबारी हब होने की वजह से
बहुत से होटल और सराय ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेरी लोग आके यहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं। तो उनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि आज किन लोगों ने अपने होटल के कमरे या सराय के जो कमरे थे उनको यहाँ से छोड़ा, उनकी तहकीकात की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ ठोस शवाहिद जो हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ नहीं लग सके। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जो फुटेज सेफ सिटी अथॉरिटी की तो मिल नहीं सकी, लेकिन प्राइवेट कैमराज की जो फुटेज मिली उसके अंदर एक मुबैना जो दहशतगर्द है उसकी शनाख्त कर ली गई है और कानून नाफिज करने वाले इदारे के ज़राए का ये कहना है कि उसके ऊपर अब वर्किंग है जारी है, क्योंकि इसके करीब भी अगर हम बात करें तो शादरा का इलाका है जो एग्ज़िट पॉइंट है लाहौर का, तो वहाँ से वो बाहर भी जा सकता है और ये भी हो सकता है कि वो शहर के अंदर ही हमलावर कहीं मौजूद हो। तो इसके ऊपर अभी वर्किंग जारी है और कानून नाफिज करने वाले इदारे के ज़राए का ये कहना है कि जल्द जो है इस मामले को भी सुलझा लिया जाएगा कि दहशतगर्द लाहौर में मौजूद है या यहाँ से बाहर किसी और शहर की तरफ रवाना हो चुके हैं। इरफान आप साथ ही रहिएगा, सीसीटीवी कैमराज। इरफान साथ ही रहेगा। जाहिद चौधरी साहब आप ये बताइएगा कि मेयो हॉस्पिटल में इस वक्त कितने मरीज ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, कैजुअलिटीज का क्या काउंट है और कितने मरीजों को टोटल काउंट क्या है जिनको यहां पर लाया गया था? रेहान, अनारकली में होने वाला जो आज बम धमाका है इसके मजमूई तौर पर 29 जख्मी जो हैं वो सर्विसेज अस्पताल में लाए गए थे, जिनमें से एक 31 साला रमजान जो है वो दम तोड़ गए और दूसरा 9 साला बच्चा इब्सार जो है वो भी जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल पहुंचकर जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। ये 2 अमवात जो हैं उनकी अस्पताल में तस्दीक की गई। इसके अलावा दीगर जख्मियों में से 4 जो हैं वो बदस्तूर क्रिटिकल हैं, ताहम उनकी सर्जरी कर दी गई है और अब उनको इंतराश वार्ड में रखा गया है, जबकि बाकी जो पेशेंट्स हैं जो ज़ख्मी हैं वो स्टेबल हैं कंपैरेटिवली, ताहम उनको भी मल्टीपल इंजरीज़ हैं और उन इंजरीज़ को जो है वो ट्रीट किया गया। यहाँ पे ज़ख्मियों में 3 ख़वातीन भी शामिल हैं जो कि वहाँ पे जो है वो अनारकली में ख़रीदारी के लिए ये ख़वातीन जो है वो एक स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी की वो अपने भाई के साथ जो है वो वहाँ पे जो है वो शॉपिंग के लिए गई हुई थी और भाई और बहन दोनों जो है वो इस धमाके की ज़द में आए और दोनों ज़ख्मी हुए। दोनों यहाँ मेयो अस्पताल में जो है वो ज़ेर इलाज हैं। मजमूई तौर पे ये 29 में से जो है वो इस वक्त 27 मरीज़ जो हैं वो जिनमें से 4 जो हैं वो बदस्तूर क्रिटिकल हैं। इन पेशेंट को जो यहाँ पे ज़ख्मी लाए गए थे इनको मल्टीपल इंजरीज़ थी, ख़ास तौर पर जो है वो इनको शार्पनर्स लगे थे, इनको बॉल बेरिंग्स जो है वो लगे थे, जिससे इस अमर की तस्दीक होती है कि ये कोई मैन मेड जो है वो धमाका खेज़ मवाद था जिसके जद में आकर ये तमाम अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। हमने यहाँ पे ज़ख्मियों से बात की, उनका ये कहना था कि वो अपने जो है वो मामूल में के मुताबिक जो है वो सब बिजी थे, कुछ दुकानदार थे वहाँ पे, कुछ वहाँ पर काम काज करने वाले लोग थे, कुछ राहगीर थे जो ज़ख्मी हुए हैं। ये तमाम लोग जो है वो अपने जो है वो डगर पर चल रहे थे कि इस दौरान अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इनको जो है वो मल्टीपल इंजरीज का सामना करना पड़ा। देखिए जैसे आपने बताया कि इंजरीज की जो नौयत है वो ये बता रही है कि कोई मैन मेड डिवाइस थी, बॉल बेरिंग इसमें इस्तेमाल हुए थे। इस हवाले से जो वहां पर लोग मौजूद हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारे छान पटक कर रहे होंगे, क्या बात समझ में आती है कि इंटेंसिटी क्या थी, मतलब मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ था वो कितना था जो इस धमाके में था, जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि ये किस तरह से कैरी किया गया और वहां तक पहुंचाया गया? देखिए बिल्कुल ये इस हवाले से जो है वो ये ज़ख्मियों के साथ भी बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक इनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने किसी को वहाँ पे मुश्तबा शख्स को देखा हो, किसी को वहाँ पे कोई इस तरह का कोई मवाद केस वो रखते हुए देखा हो, क्योंकि ये वो तमाम अफराद हैं जो आम लोग थे या फिर दुकानदार थे जो अपने कारोबार में मसरूफ़ थे, कामकाज में मसरूफ़ थे। ये तमाम लोग जो ज़ख्मी हुए हैं इनको जो जिस नोयत के ज़ख्म आए हैं उससे ये वाज़ेह होता है कि ये धमाका खेज़ मवाद जो है वो इसमें बारूद भी था और इसके साथ साथ इसमें शार्पनर्स भी थे, इसमें बॉल बेरिंग्स भी थे, जिससे जो है वो ये तमाम लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अच्छा इरफान, आप ये बताइएगा कि क्या किसी शिद्दत पसंद तंजीम की जानिब से अनारकली धमाके की जिम्मेदारी कबूल की गई है? जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक तंजीम की जानिब से इसकी जिम्मेदारी कबूल की गई है और इसके ऊपर आपको बताएं कि ज़्यादातर जो ट्रोलिंग हो रही है वो भारतीय अकाउंट से की जा रही है कि उस जो जिसने ये जिम्मेदारी कबूल की उसको रीट्वीट किया जा रहा है या उसको कोट किया जा रहा है। लेकिन अभी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इस बात की तस्दीक जो है वो नहीं की जा सकी कि सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग चल रही है कि जिस तंजीम की जानिब से इसकी जिम्मेदारी कबूल की गई
उसकी ऑथेंटिसिटी है या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अभी पुलिस जो है या कानून नाफिज करने वाले इदारे अभी वर्किंग कर रहे हैं कि इस तरह जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उसके मुल्ज़मान की निशानदेही की जा रही है, एविडेंस कलेक्शन का काम जारी है। तो इसके ऊपर अभी तक जो है वो ऑफिशियली किसी की जानिब से, इस हुकूमत की जानिब से ये नहीं बताया जा सका कि किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की हो। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से ट्रोलिंग जारी है और एक तंजीम की जानिब से जो 2013 में भी जब ब्लास्ट हुआ था अनारकली बाज़ार में, तो उसमें भी उनकी जानिब से इसकी जो ज़िम्मेदारी कबूल की गई थी, लेकिन वो भी बाद में फेक निकली और उसके ऊपर यही कहा जा रहा था कि इस तंजीम की जानिब से जो है या किसी ऐसे अननोन अकाउंट की जानिब से ऐसी ट्रोलिंग जो है वो की जा रही है जो सिर्फ जो अट्रैक्शन लेने के लिए जो ये इकदाम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी जो है वो चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान मलिक और जाहिद चौधरी आपका। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब जनरल साहब, रवा साल के इब्तदा में ही दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात, अगर पहले 20 अयाम को देखा जाए तो 27 दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। 18 जनवरी को सिर्फ एक रोज़ में 7 वाक़यात हुए हैं और आज फिर अनारकली धमाका। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के पीछे क्या है जनरल साहब? देखिए, बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई हैंड आउट नहीं इशू हुआ। एक तो यह है कि जो टीटीपी के जो यहाँ पे कारिंदे हैं जो जिनको सपोर्ट करते रहे हैं, ये टीपी इनके जो जिस तरीके से भी इनको भारत सपोर्ट करता रहा है, रॉ के बंदे यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान में। और ये मत भूलिए कि अफगानिस्तान में तमाम लोग जो हैं वो तालिबान के साथ नहीं है। वो नासिर जिनको राव पालती रही है, जिनको CIA पालता रहा है, जिनको मोसाद पालते रहे हैं, वो नासिर वहाँ मौजूद है। जो NDS थी वहाँ मौजूद थी, वो लोगों में घुल मिल गए, लेकिन है तो है वहाँ पे वो मौजूद। तो ये तमाम वो नासिर जो पाकिस्तान को स्टेबल देखना नहीं चाहते, वो इस वक्त कोई भी उसमें अमल कर सकता है, हिंदुस्तान के थ्रू ऑपरेट हो सकता है। अभी BLA ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है इसकी, तो ऑफ ऑल द पीपल। पंजाब में पहली दफा BLA को आप ऑपरेटिव देख रहे हैं, तो मकसद क्या है इस चीज का? एक तो पाकिस्तान को ऊपर से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये को बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी है, कोई नया ग्रुप बताया जा रहा है जो जिसने ये इसकी जो जिम्मेदारी कबूल की है। ये को बलोच शिद्दत पसंद तंजीम और नई तंजीम बताई जा रही है, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी के नाम से ऑपरेट करती है। और BNA की बात करूँ, मैं उसी की बात करूँ। देखिए, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो कोर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ही होती है। वो नाम बदलते रहते हैं, अपना शक्लें बदलते रहते हैं, अपने नाम बदलते रहते हैं अपना। और वो इंप्रेशन ये देने की कोशिश की जा रही है कि बलूचिस्तान में हो या पाकिस्तान में कहीं भी हो कि बेसाब टेररिस्ट तंजीमें जो है वो सरगर्म अमल है होती है। 1-2 तंजीमें ही हैं ऐसे, और वो आपस में मिल मिला के जो काम कर रहे होते हैं। तो ये भी उनमें से एक तंजीम मुझे लगती है, क्योंकि बलूचिस्तान में तो हालात दिन ब दिन बात वहाँ पे जो हालात तो तरफ हो रहे हैं, ये अपने आप को एक रिकॉग्निशन देने के लिए कि मैंने काम कर दिया है, नाम पैदा करने के लिए, खौफ फैलाने के लिए, ये भी आपस में कंपटीशन लगा रहता है इनका आपस में। तो ये है, लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए पाकिस्तान टोटली महफूज कभी भी नहीं था गुज़श्ता 20 सालों में। आपने देखा हो हुकूमत ने ये जरूर कहा कि हमने कमर तोड़ दी है, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि टेररिज्म खत्म हो गया पाकिस्तान से। जो स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, इससे पहले बड़े बड़े हादसा, पिछले साल भी बड़े हादसा हुए पाकिस्तान के। अब बदकिस्मती से अब वो एक जो कौम का उसको टॉलरेंस लेवल है, थ्रेशोल्ड है, वो बढ़ गया हुआ है। तो शायद इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, और हुकूमत की तरफ से भी शायद इस कदर ज्यादा गर्मजोशी नहीं दी, इसका ज्यादा जोश खरोश से इनके आगे बात नहीं हो रही। लेकिन इदारे तो अपने काम पे लगे हुए हैं, और उम्मीद ये करनी चाहिए कि इनको जो स्लीपर सेल में वो तो शायद यहाँ पे खत्म ना हो सके, लेकिन जो इनको बैक कर रहे हैं या जो इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो सारे को प्लानिंग कर रहे हैं, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। देखिए, बलोच शिद्दत पसंद तंजीम ने अपने तय इसकी जिम्मेदारी तो कबूल की, लेकिन महकमा दाखिला या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आ सकी कि इसके पीछे कौन था। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें ज्यादा खतरा ईस्टर्न बॉर्डर से है या वेस्टर्न बॉर्डर से है जनरल साहब? देखिए, आज के दौर में ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर की तो कम से कम वो तमीज़ ऐसी नहीं रही, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम से बात करें तो ज़्यादा आसान समझ आती है कि इसमें रॉ डेफिनेटली इन्वॉल्व है इसमें,
क्योंकि जब बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच नेशनलिस्ट आर्मी की बात होती है तो प्राइमरीली हमारा जो ध्यान है वो रॉ की तरफ जाता है या भारतीय हाथ मुलव्वस होने की तरफ जाता है। जी मैं वो ऐसे अर्ज करूँ ना कि ये वो तो उसमें तो मुझे कोई शक नहीं कि वो इन्वॉल्व है इसमें, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान की सरजमीन चूंकि टोटली तालिबान कह तो रहे हमारे कंट्रोल में है, लेकिन उनके जो मुखालिफ एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया, NDS है उनके पास, ख़त्म हो गई है लेकिन बाजार ख़त्म हो गई, लेकिन एलिमेंट्स हैं उनके। जो भारत ने लोगों को वहाँ पे पैसे दिए हैं, CIA ने तो लोगों को पैसे दे कर रखा है उन्होंने। पाकिस्तानी के खिलाफ तो अमरीका भी वहाँ पे दहशतगर्दी के पशपुनाई करता रहा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लीजिए आप उसको। तो पाकिस्तान के खिलाफ ये तमाम लोग सरगर्म अमल तो हैं और पाकिस्तान को स्टेबल होना देखना चाहते नहीं हैं। मैं शेफ शुरू दिन से ये बात कर रहा हूँ कि अमेरिका की फौज निकली है, अमेरिका नहीं निकला, और अमेरिका की जो कैपेसिटी है इस खित्ते को नुकसान पहुंचाने की, खासतौर पे जब अफगानिस्तान पाकिस्तान को बात करते हैं, अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि सेटल हो जाए और पुरअमन हो जाए। और जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं आपके, एक ईस्ट टू ईस्ट जो रिलेशनशिप है, और ये खित्ता जो है वो फ्यूचर सेंचुरीज जो है उनमें जितनी इक़्तिसादियात हैं वो मरकज़ न्यूयॉर्क से निकल के इस तरफ आ जाए, वेस्ट से निकल के इधर आ जाए, वो तो उनकी टोटल तबाही है। इसलिए वो चीज़ को कभी स्टेबल होने नहीं देंगे, और ये होने उनकी कोशिश यही है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ या आप सोच रहे हैं, ये पाकिस्तान की बेटी के हम सोच रहे हैं, वो ना हो कभी। जैसा साहब, TTP के साथ हमने इंगेज करने की कोशिश की, सीज़ फायर मुआहदा हुआ, लेकिन सीज़ फायर मुआहदे की भी बिलाखिर वो अपने इख्तिताम को पहुंचा, वो उसके नताइज मरतब नहीं हो सके जिसके जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। अब तो ये दिखाई दे रहा है जैसे हेड ऑन कोलिजन वाला मामला है कि वहाँ पर भी कुछ स्ट्राइक्स हो रही हैं। पिछले दिनों खुरासानी के मारे जाने की इतलात आई, तस्दीक भी हुई, उससे पहले मौलवी फ़कीर मोहम्मद के कंपाउंड के ऊपर एक अटैक होता है। क्या ये सब चीज़ें बाउंस बैक करेंगी अल्टीमेटली आने वाले दिनों में? इसमें कोई इजाफा होने के चांसेस है खुदा न खास्ता? देखिए, ये जो हालात हैं ये बिगड़ने का अंदेशा तो हमेशा से रहा है, क्योंकि जब तक इनकी टोटल बेखनी नहीं की जाएगी तो उन अनासर की जो ये मनसूबाबंदी करके पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, तो ये काम चलता रहेगा पाकिस्तान का। और फिर आज के दौर में ये एक बाकायदा लड़ाई की एक नई शक्ल है, आप इसको देख लीजिए, कुछ हालत जंग में है पाकिस्तान, वो तो है उसमें। वो हमारे यहाँ देखिए, हम वो समझते नहीं है कि जब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इस किस्म की बातचीत चलती है, चाहे वो पाकिस्तान में हो रही हो या बेलफास्ट में उधर इंग्लैंड में हो रही हो या दूसरे यहाँ पे हो रही हो, तो बड़े उसके मकासद काफ़ी सारे एक तो डिक्लेयर्ड होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे मकासद होते हैं शायद दुनिया समझती नहीं है उनको, कि इनके जो फ्रिंज एलिमेंट्स उनको एक तरफ किया जाए, उनको अलग किया जाए, जो हार्ड कोर एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट किया जाए। बहुत सारे मकासद हैं जो प्रोग्रेसिवली हल होते हैं, और ये चूंकि हमारे दोस्तों की भी ठीक है, एक दफ़ा बात करके देखें शायद ये ठीक हो जाए। वो हमने एक हुज्जत तमाम तो कर लिया हमें, वरना हम जैसे लोग जो इनको देखा हुआ है, जिनके साथ हमें पूरा अंदाजा था कि ये मुआहदा कभी भी ये पूरा नहीं होने देंगे, और ये हमेशा मुआहदे की खिलाफवर्जी करते रहे हैं, और इनके सर्वाइवल भी इसी में है कि इस किस्म के काम करते रहे। वरना ये पुरअमन जिस तरीके से हमारे जहन में था कि पाकिस्तान का ख्याल ये है कि वो पुरअमन हो जाएंगे, हथियार डाल देंगे, अच्छे बच्चे बन जाएंगे, सुबह से स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे, ये ऐसा हो नहीं सकता। ये हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं ये लोग सारे। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर डिफेंस जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। दहशतगर्दी का खतरा तो था और आने वाले दिनों में भी रहेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यू डेज टू कम। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फर्द जुर्म आयद की गई है राना मोहम्मद शमीम अख्तर साहब के ऊपर। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम पर अदलिया को बदनाम करने के मामले में फर्द जुर्म आयद कर दिया है। ताहम इस मुकदमे में शामिल दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का मामला मौखर कर दिया गया है। तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर थर्ड पार्टी किसी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो अंसार अब्बासी साहब के जरिए कोई चीज लीक करवा दे। इसमें हमारा भी कसूर है कि अदालती मामलात में पहले कभी रोका नहीं गया। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि राना साहब पर बेशक कानून के मुताबिक चार्ज लगा दे, लेकिन बाकियों पर ना लगाएं, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि चार्ज ना करने का मतलब यह है कि लाइसेंस दे दिया जाए कि कोई भी थर्ड पार्टी अखबार को इस्तेमाल करके किसी का केस खराब कर दे,
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि यह अदालत ओपन एहतसाब पर यकीन रखती है। एक अखबार के एक आर्टिकल का ताल्लुक साकिब निसार से नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ है। लोगों को बताया गया कि इस अदालत के जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उन्होंने कहा कि कल को कोई भी थर्ड पार्टी एक कागज देगी और इसको हम छाप देंगे तो क्या होगा। इतना बड़ा अखबार कहे कि उन्होंने इस हवाले से कोई कानूनी राय नहीं ली तो फिर ये ज्यादती होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि राना शमीम ने 2 दरखास्तें दायर की हैं। वो दरखास्तें क्या हैं, जिस पर साबिक चीफ जज रोस्टम पर आए और अपनी मुतफर्रिक दरखास्त पढ़कर सुनाई। राना शमीम ने कहा कि बयान हल्फी से मुताल्लिक किसी को बताए बगैर 10 नवंबर 2021 को सरबमोहर किया और इंग्लैंड में नवासे के हवाले किया। 30 अक्टूबर 2021 को अमेरिका में सिंपोजियम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिसका मौजू पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज्म था। उन्होंने अदालत को बताया कि 6 नवंबर को भाई की वफात की इत्तला मिली तो पाकिस्तान की बराह रास्त परवाज ना मिल सकी, इसलिए बरतानिया की ट्रांजिट फ्लाइट के जरिए वापस आया। राना शमीम के बकौल खानदान के करीबी अफराद की मौत के बाद अपने इल्म में मौजूद वाक़े जल्द अज जल्द तहरीरी शक्ल में लाने की अहमियत का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि यह बात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसलिए नहीं बताई क्योंकि साकिब निसार उस वक्त खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह थे। ये वाक़या पाकिस्तान की हुदूद से बाहर पेश आया और इस वाक़े के 1 माह बाद ओहदे से भी रिटायर हो गया। राना शमीम का कहना था कि बयान हल्फी में बयान करदा हक़ाइक़ में वही कुछ बयान किया जो खुद सुना। उन्होंने बताया कि हक़ाइक़ ज़िंदगी भर बयान ना करने का इरादा था, मगर अहलिया से किया गया वादा और फैमिली मेंबर्स की अमवात के बाद हालात के बायस हक़ाइक़ को बयान हल्फी की शक्ल में रिकॉर्ड किया। राना शमीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि बयान हल्फी में बयान करदा हक़ाइक़ गलत साबित होने तक ये मुजरिमाना तौहीन का केस नहीं बनता। अगर बयान हल्फी में बयान करदा हक़ाइक़ दुरुस्त साबित हो जाए तो केस ही खत्म हो जाएगा। उनका कहना था कि बयान हल्फी की तशहीर का कोई भी इरादा नहीं था, इसलिए इसे खुफिया रखा और पाकिस्तान से बाहर रिकॉर्ड कराया। साबिक चीफ जज राना शमीम ने इस्तदा की तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने की बजाय हक़ाइक़ जानने के लिए इंक्वायरी शुरू की जाए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी और बाद में यह फर्द जुर्म पढ़कर सुनाते हुए कहा कि आपने इंग्लैंड में बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया। आपने कहा चीफ जस्टिस साकिब निसार छुट्टियों पर गिलगित बल्तिस्तान आए। आपके मुताबिक उन्होंने हिदायत दी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने चाहिए। अदालत ने राना शमीम के प्रोसिक्यूटर की तब्दीली की दरखास्त और फर्द जुर्म से कबल इंक्वायरी कराने की दरखास्त भी मुस्तरद करते हुए केस की मजीद समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त राना शमीम अख्तर साहब के साहबजादे एडवोकेट अहमद हसन राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद हसन राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फर्द जुर्म आयद कर दी है राना शमीम अख्तर साहब पर, लेकिन उसके साथ साथ एक ऑडियो भी सामने आ गई है जो इस तासुर को मजीद गहरा कर रही है कि ये बयान हल्फी बदनीयती पर मबनी था। वीडियो की बात कर रहे हैं रेहान, ये मैंने अभी तक देखी नहीं, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। या तो आप मुझे पहले दिखा देते या बता देते तो मैं उसको देख लेता कि क्या है उसमें, क्या चीज़ है। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये ऑडियो है जी, वीडियो नहीं है, ऑडियो है। और इसमें सहाफ़ी इरफान हाशमी ने गुफ्तगू की है चार्ल्स गोथराई से, जिन्होंने 5 इक़्तिबासात हैं अहमद हसन राना साहब, और उसमें वो ये बता रहे हैं कि जिस वक्त मैं वहाँ पर पहुँचा, एक तो राना शमीम साहब ने, राना मोहम्मद शमीम साहब ने मुझे कॉल नहीं किया था, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने बुलाया था। उनकी टीम से मुझे वहाँ पर बुलाया गया मार्बल आर्च दफ्तर के अंदर। और फिर जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि कॉन्वर्सेशन ऐसी चल रही थी जिसमें बड़े दोस्ताना माहौल था और उसमें वो एक दूसरे के लिए जो कुर्बानियाँ हैं उसकी याद दिला रहे थे। राना शमीम साहब जो है वो बता रहे थे कि उन्होंने क्या किया और नवाज शरीफ साहब ये बता रहे थे कि उन्होंने कैसे उनको जज अपॉइंट किया। इस तरह की कुछ गुफ्तगू चल रही थी और उनके दफ्तर के अंदर ये वक़ूआ हुआ है। देखें जी, मैंने वो सुनी तो नहीं, लेकिन आपने जिस तरह बताया आई बिलीव यू। लेकिन मैं बताता हूँ इससे केस पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मैं यही सब कुछ शुरू से कह रहा हूँ कि ना कंटेंट्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक क्रॉस एग्जामिनेशन में यही सवाल कर लेंगे ना कि आप नवाज शरीफ साहब से मिले हुए हैं, तो मेरे वाले साहब उसका जवाब दे देंगे नहीं जी मैं नहीं मिला हुआ। तो प्रोसिक्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सवाल उसके आगे पीछे मिलते जुलते कनेक्टेड सवाल पूछ लेंगे, नहीं जी आपकी ये इन्वॉल्वमेंट या इस तरह आपकी ये वो रिकॉर्डिंग या ये चीज़, वो कह देंगे नहीं जी मेरी इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने जो किया अपना कॉन्शियस को क्लियर करने के लिए किया है, वो बात खत्म, उनका जवाब रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं, उस एफिडेविट के कंटेंट्स को जो है वो साबित करने के लिए आपके पास क्या प्रूफ्स हैं सर? वो तो देखे ना, अब आप वो चाह रहे हैं कि हमें आपको आर्ट ऑफ एडवोकेसी सिखा दें, वो तो अभी यहाँ तो प्रूव ही नहीं होना। ये असल मसला तो ये है कि लोगों को अभी तक ये नहीं समझ आ रही है, और ये हमारा भी मुतालबा है कि आपको पता है आज मेरे वालिद साहब ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी कंडक्ट की जाए जिसमें साकिब निसार साहब को भी पार्टी बनाया जाए, क्योंकि इसमें तो खाली उनकी इंक्वायरी, ये इंक्वायरी भी नहीं, ये तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, इसमें तो क्रिमिनल चार्ज आगे से लगेगा
इसमें तो कहीं नहीं एफिडेविट डिस्कस हो रहा, इसमें तो ये कहा जा रहा है जो चार्ज फ्रेम हुआ है कि ये जो एफिडेविट है ये बदनीयती पे बेस्ड है। तो आपकी नीयत जो थी वो उनको चार्ज किया गया है कि आपकी नीयत थी कि इस कोर्ट को स्कैंडलाइज किया जाए क्योंकि एक जो पेंडिंग मैटर है उसको असरअंदाज करना है कि आपका पर्पस था। अहमद हसन राणा साहब, आपका अपना एक लीगल ओपिनियन है, आप एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप जाते हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या इस एफिडेविट की सेहत मुतासर नहीं होगी इस ऑडियो टेप से? नहीं जी, कोई नहीं। आजाद से तो मैंने कह दिया ना, 2-4 सवाल पूछ लेंगे वो इससे रिलेटेड, उसका जवाब वो कह देंगे नो जी, नो नो नो, उसके बाद क्या हो जाएगा? कोई आप उनके डाल तो नहीं सकते ना अंदर उनके वर्ड्स मुंह में। देखिए, ये एफिडेविट बदनीयती पर मबनी है, इस बेसिस पर फर्द जुर्म आयद हुई है। अगर ये ऑडियो ठीक है तो बदनीयती तो जाहिर होती है इसमें। अहमद हसन राणा साहब देखें, सबसे पहले तो ये सवाल है कि आप बदनीयती कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने तो यहाँ कभी ये किसी को दिया ही नहीं है। तो सबसे पहला सवाल तो अब ये उठ जाता है कि अब ये कैसे पता चलेगा कि अंसारी साहब के पास, अंसार अब्बासी साहब के पास ये एफिडेविट कैसे पहुंचा है, क्योंकि वो उनके खिलाफ तो फर्द जुर्म आयद हुआ ही नहीं, तो वो तो अभी इसमें लिस्ट में ऐड ही नहीं हुए। वो तो अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी राना शमीम साहब से। नहीं, तो उसको मेरे वाले साहब ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ उसके बाद हुआ है। उन्होंने तो कह दिया कि जी उन्होंने कहा मैंने एफिडेविट नहीं दिया उन्हें। आप बात नहीं समझ रहे। कॉपी जो पब्लिश हुई है वो उस पे कह रहे हैं मेरे वाले साहब कि वो कॉपी उन्होंने नहीं दी उन्हें। नहीं, लेकिन जो पब्लिश हुआ उसके कंटेंट्स और अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी के कंटेंट्स तो सिमिलर हैं। जिस वक्त वो सील्ड एनवेलप अदालत के अंदर ओपन किया गया तो उन्होंने एंडोर्स किया कि बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। फेयर इनफ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि मेरे वालिद साहब ने अभी तक पाकिस्तान में ये एफिडेविट कहीं किसी इदारे में जमा कराया नहीं, किसी कोर्ट में जमा कराया नहीं। उन्होंने तो यहाँ किसी अभी तक जर्नलिस्ट को भी नहीं दिया। चलिए फिर मेरा आपसे बड़ा सादा सा सवाल है अहमद हसन राणा साहब कि उन्होंने दिया था उनके बकौल अपने नवासे को, उनके नवासे के पास जो एफिडेविट था उधर उसमें रख दिया, सेफ कस्टडी में जाके उनके साथ। अच्छा, उसमें लॉक कर। तो वो लॉकर से बाहर कैसे आया फिर? देखिए, हमने तो शुरू में आपसे पहले बोले रेहान कि हमें मेरे वालिद साहब ने, जब मैं खानजादा साहब का प्रोग्राम कर रहा था ऑन द वेरी फर्स्ट डे, उन्होंने मुझे रुका भेजा कि आई हैव अ डाउट कि जी अगर ये कोई मिसचिफ हुई है तो नोटरी पब्लिक ऑफिस के पास उधर से हुई है, लेकिन उनके पास सबूत कोई नहीं है। जिस दिन उनके पास सबूत आ जाएंगे तो हम उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे इंशाल्लाह। नहीं, फिर ये बताइए कि जो उसके कंटेंट्स हैं वो तो सिमिलर ही हैं। अंसार अब्बासी साहब ने जो स्टोरी पब्लिश की उसके कंटेंट्स तो सिमिलर हैं। अब इनको प्रूव करने के लिए राना शमीम साहब के पास क्या है? मतलब इसको, ये तो आपने एफिडेविट दे दिया, लेकिन इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये एफिडेविट के जो कंटेंट्स हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं? पास एक विटनेस तो मैं हूं, बाकी चीजें तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो तो वक्त आने पे हम बताएंगे, क्योंकि ये बात उन्होंने मुझसे भी डिस्कस की हुई है और मैं भी सर्कमस्टांशियल विटनेस हूँ। एयर से विटनेस तो मेरा भी होगी ना, क्योंकि मैंने भी सुना था, क्योंकि उस वाक्य के बिल्कुल 6-7 दिन बाद मेरे वाले साहब ने आके मुझसे वाक्य डिस्कस किया। तो एक विटनेस तो मैं भी हूँ, तो मैं भी एज अ विटनेस आऊंगा कोर्ट में फिर जब जरूरत पड़ेगी। अदालत ने तो फैसला यकीनन फैक्चुअल ग्राउंड्स पे करना है जी। अच्छा रेहान, यूं बात करते हैं कि ये एक तो वालिद साहब मेरे ने बोला, एक वो अपने जस्टिस सिद्दीकी साहब ने बोल दिया, जज अरशद मलिक साहब ने बोल दिया और जावेद हाशमी साहब। अब एक चीज हम इस बात पे आते हैं कि आपको लगता है, आप लोगों ने तो बहुत कवरेज की थी कि नवाज शरीफ साहब की जजमेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ थी। ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पेश करती है। रेहान आप बात सुने, सच बोलना गुनाह नहीं है। मेरे वाले साहब ने वो बयान किया जो उन्होंने सुना, उसमें आप ये बता दें कि अभी तक कोई उसको प्रूव रॉन्ग कर सके? कोई अदर साइड से आया कि जो कहा कि नहीं जी ये वाकया पेश ही नहीं आया जो मेरे वाले साहब ने बताया? बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट अहमद हसन राना हमारे साथ मौजूद थे। अब यकीनन इसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होना है और कोर्ट के अंदर फर्द जुर्म आयद करने के बाद ये राना शमीम अख्तर साहब को प्रूफ तो करना पड़ेगा कि उनकी एफिडेविट की जो है वो कानूनी हैसियत क्या है, उनके पास क्या ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर उस एफिडेविट को प्रूफ भी करेंगे कोर्ट में। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में हाई कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अदालत ने शरीफ फैमिली का कच्चा चट्टा खोल दिया है। चीफ जज का बयान हल्फी नवाज शरीफ के बेटे के ऑफिस में नोटराइज हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरियम नवाज के केस से पहले बयान हल्फी सामने लाया गया। शरीफ फैमिली माफिया की तरह एक्ट कर रही है। इमरान खान ने कहा कि शरीफ फैमिली माफिया है, अपनी बका की जंग लड़ रही है। शरीफ फैमिली खुद को बचाने की जंग और हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा
कि शरीफ फैमिली हमेशा अदालतों पर असरअंदाज होने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करती रही है। हमें इस माफिया का मुकाबला करना है। आज अदालत ने उन्हें बेनकाब कर दिया है। क्या वाकई बयान हल्फी नवाज शरीफ की मौजूदगी में नोटराइज हुआ? हुकूमत के इस दावे की तस्दीक कैसे हो सकती है? बयान हल्फी के असली और जाली होने का फैसला कैसे हो सकता है? और फर्द जुर्म आयद होने के बाद अब राना शमीम क्या करेंगे? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, महंगा पाकिस्तान और फिर सस्ता होने के दावे वज़रा की जानिब से किए जा रहे हैं, हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ में वेलकम बैक। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के और बेरोजगारी के हवाले से हुकूमत ने एक नया बयानिया बनाना शुरू कर दिया है और द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट को मेंशन किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने परसेप्शन डेवलप किया है कि कोविड सिचुएशन में से निकलकर किसने बेहतर परफॉर्म किया और मामूलात ज़िंदगी की बहाली का क्रेडिट सारे का सारा लेकर वो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को हुकूमत ये प्रूफ बना रही है कि बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही है। और साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि अब हुकूमत बर वक्त इक़दाम ना करती तो महंगाई 3 गुना ज़्यादा होती। आज वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने एक ट्वीट की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत समेत हर शोबा कोरोना वबा से कबल 100% नॉर्मल हालात में वापस आ गया। यानी वो हालात जो कोरोना वबा से पहले थे, अब पोस्ट कोविड हमारी कंडीशन, वो इकोनॉमिक कंडीशन हो या दीगर सेक्टर्स के अंदर हो, वो वापस आ चुकी है। इस हवाले से क्या परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। दुनिया इसको अप्रिशिएट करती है। इकोनॉमिस्ट कहता है कि जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन, WHO, इकोनॉमिक फोरम, सब में उन्होंने कहा कि जो मुल्क ने सबसे बेहतरीन तरीके से इसमें से निकला है, इकोनॉमी भी बचाई, लोगों को भी बचाए, वो है पाकिस्तान। इकोनॉमिस्ट मैगजीन है बरतानिया का, बहुत दुनिया के बड़े मैगजीन्स जो हैं उनमें शुमार किया जाता है और उन्होंने एक नॉर्मलसी इंडेक्स बनाया है कि दुनिया में जो ममालिक हैं वो कोरोना से किस तरीके से बाहर निकले हैं और उनकी मईशत और उनकी समाजी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से दोबारा बहाल की गई हैं। और आपको एक खुशी भी होगी, बहैसियत पाकिस्तानी एक फ़ख्र भी होगा कि वो ये 3 दफ़ा ये सर्वे कर चुके हैं पिछले साल से। पहली दफ़ा में पाकिस्तान दुनिया में 3रे नंबर पे था, दूसरी दफ़ा में पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर में था और अभी जो उन्होंने हालिया सर्वे रिलीज़ किया है उसमें पाकिस्तान 2रे नंबर पे है। इकोनॉमिस्ट, लंदन इकोनॉमिस्ट जरीदा, आलमी जरीदा, उसने सारे मुल्कों की फहरिस्त निकाली कि सबसे ज्यादा जहां पे नॉर्मल सी है, यानी मामूल पे जिंदगी गुजर रही है कोविड के बाद, उन 3 ममालिक में कौन से ममालिक हैं? आप जान के हैरान होंगे कि उसमें दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के अलावा जो पहले 3 नंबर है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। नॉर्मलसी इंडेक्स की बात तो हुकूमत की जानिब से की जा रही है, लेकिन द इकोनॉमिस्ट की एक और रिपोर्ट भी है जिसमें बताया गया है कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स के अंदर है। तकरीबन 12.11% इन्फ्लेशन है हमारी और पाकिस्तान महंगाई के एतबार से 3रे नंबर पर मौजूद है। इसकी बात हुकूमत नहीं कर रही है। इस वक्त बात करेंगे माहिर इक्तसादी अमूर और साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, हुकूमत नॉर्मलसी इंडेक्स की बात कर रही है कि पोस्ट कोविड जो हुकूमत ने जो जिस तरह की पॉलिसीज रखी, उसके बाद जो सिचुएशन है वो वैसी ही हो गई है जैसे कोविड से पहले थी, वो इकोनॉमिक सेक्टर हो या दीगर सेक्टर्स हों। आप समझते हैं एज फार एज इकोनॉमिक सेक्टर इज कंसर्न, तो क्या हम वाकई वहां पर खड़े हैं जैसे प्री कोविड सिचुएशन में थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह हमारी हुकूमत ने और हमारे स्टेट बैंक वगैरह ने सब ने मिलजुल कर, जब आपको याद होगा मार्च 2020 में जब कोविड का पहला अटैक हुआ था तो उसके फौरन बाद बहुत से इक़दामात लिए गए और एक स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी लगाया गया और माशाल्लाह पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि कम नुकसान के साथ बाहर निकल आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या माशी हालात उसी लेवल पे हैं या उससे ऊपर हैं? तो 21 का साल जो पिछले साल गुजरा था, उसमें जो चीज़ नुमाया नजर आई कि हमारा शरह नमूद जो है वो फिर वापस 4% तक पहुंच गया था माशाल्लाह। और उससे पहले जब कोविड पीक पे था तो 19-20 में हमारी शरह नमू मनफी होके 0.5% गिर गई थी। तो यकीनन इस लिहाज से 3.5% इजाफा हुआ है हमारे GDP में
और एक रिकवरी कुछ हुई है। अब ये देखना है कि हम किस रफ्तार से अब और अपना रिकवरी का प्रोसेस आगे ले जाएंगे, जबकि अफसोस से कहना पड़ता है कि ओमिक्रॉन के फैलावट जो है बहुत बढ़ गई है। डॉक्टर साहब, ग्रोथ रेट तो बढ़ा, लेकिन ग्रोथ रेट बढ़ने के साथ साथ कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हुए, कुछ डेफिसिट्स भी बढ़े। फिर एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न तो द इकोनॉमिस्ट की एक और रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन खासतौर पे मिनी बजट से पहले ये रिपोर्ट कंपाइल की गई और पाकिस्तान को तीसरे नंबर पर बताया जा रहा है विद इन्फ्लेशन ऑन 12.3%, 12.3%, यानी डबल डिजिट्स में है और मिनी बजट से पहले है और मिनी बजट के इंप्लीकेशंस तो अभी आना बाकी हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या महंगाई को काबू करने में कामयाब रह सकी हुकूमत? मुझे इस मामले में कहना पड़ता है कि पिछले कोई 6-8 महीने से जो बाहर की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, उसके नतीजे में हमारे जो अंदरूनी कीमतें हैं उन पे असर पड़ रहा है। पाकिस्तान में अफरात ज़र की रफ्तार ज़्यादा होने की वजह क्या है? दरअसल बात यह है कि बाहर की कीमतें, तेल की कीमत में इजाफा, अब आज देखिए $88 फी बैरल हो चुका है। बात यह है कि पाकिस्तान में अफरात ज़र 12% से ज़्यादा इसलिए क्यों हो गई? उसकी वजह यह है कि बाहर के जो कीमतें हैं उनका तो सब पे असर है, सारे मुल्कों पे असर है, मगर ग्लोबल एवरेज जो है वो 4 से 5% है और हमारे साउथ एशिया के रीजन में 5 से 6%। हमारे यहाँ 2 गुना इसलिए है कि हमारे यहाँ मसला ये था कि रुपए की कदर में काफ़ी तेज़ी से कमी आती रही है पिछले 6 महीने। आपने तो देखा होगा कि 12 से 13% कमी आई है। दूसरी तरफ कुछ सप्लाई शॉर्टेजेस का मसला है, कुछ लोकल आपके मोनोपलीज और होर्डिंग का प्रॉब्लम्स हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान जो है मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी के लिहाज से चूंकि रुपए की कदर खास तौर पर रोका नहीं पाया गया और टैक्सेस में भी अब तो इजाफा हुआ है यकीनन, तो हमारे यहाँ रफ्तार बहुत ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे मुल्कों से और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और डॉक्टर साहब, पोस्ट मिनी बजट अभी जो टैक्सेस में इजाफा हुआ है उसके कॉमनर पर यकीनन उसके इम्प्लीकेशंस होंगे, कॉमनर अंडर प्रेशर होगा। फिर उसके अलावा जो सेंट्रल बैंक की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी है, अब ये बताएगा कि क्या इसको फिर से रिवाइज होता हुआ देख रहे हैं? कोई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, फिर रुपए को खास तौर पे जैसे रुपी अंडर प्रेशर रहा, डॉलर स्काई रॉकेटिंग रहा, ये सब फैक्टर्स क्या ये ऐड करेंगे इन्फ्लेशनरी प्रेशर के अंदर, या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इकोनॉमिक मैनेजमेंट की तरफ हुकूमत आएगी और बेहतर मैनेज कर लेगी इसको? देखिए, एक तो आपने मिनी बजट का जिक्र किया जिससे यकीनन कुछ चीज़ों की कीमतों में इजाफा होने का खतरा मौजूद है और ख़ास तौर पे जब आप रिटेल सेल्स लेवल पे ले जाएंगे अपने टैक्स के निज़ाम को, तो जो 17% टैक्स लगेगा वो पास ऑन तो होगा। दूसरी तरफ बात यह है कि अब आप देखिए मुख्तलिफ चीज़ें एक वक्त पे हो रही हैं। हर महीने हमें पेट्रोलियम लेवी 4 रुपये बढ़ाना पड़ रहा है। अब तेल की कीमत जिस तरह मैंने जिक्र किया $88 फी बैरल तक पहुंच गई है, जो पिछले 4-5 साल का हाईएस्ट लेवल है। और दूसरी तरफ आपको ये भी करना है कि बिजली के निर्खों में इजाफा करना है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज 4 रुपए से ज्यादा हैरत अंगेज फी किलोमीटर हो चुका है। तो नतीजा ये है कि आपके बहुत से एक वक्त पे फैक्टर्स ऐसे मिलजुल के आ गए हैं, रुपए की कदर में कमी, टैक्सेस में इजाफा, निर्खों में इजाफा, बिजली गैस वगैरह। तो खुदा न खास्ता अगर ये पिछले महीने 12% था तो हमारा अंदाजा ये है कि यह करीब 13-15% तक भी जा सकता है। तो कमी की गुंजाइश नहीं है, बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब लास्टली फरमाइएगा कि अगर ये इन सब मेजर से क्या हुकूमत वक्त इतना रेवेन्यू बना लेगी, ये रेवेन्यू इस स्ट्रीम में आ सकेगा जिसके बाद जो खासतौर पे नेक्स्ट बजट है जो जून में हुकूमत को प्रेजेंट करना है, उसके अंदर हुकूमत के पास कुछ ऐसा होगा जिसमें वो कोई कैलकुलेशंस लेकर आ सके, को बजट प्रेजेंट करने में आसानी हो सके? दरअसल बात यह है कि अभी जो आदाद शुमार अनऑफिशियली रिलीज हुए हैं उससे अंदाजा यह हो रहा है कि बजट का खसारा पिछले साल से ज्यादा हो चुका था पहले 6 महीने में।
बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।